Yeah, today I will deliver 26 lecture on literary terms. I'm sharing with you PDF file जिसमें मैंने decorum, deism or something these words I have taken and I will explain sharing PDF file. Is it visible? Good evening, sir. Yes, sir, Yeah, visible. good evening. Okay. Here you find the first word is decorum. And when I talk about decorum, remember that there are some important, yeah, there are some significant things which we must know. तो जब हम ऐसी बात करते हैं या sometimes you find teacher say please maintain discipline and decorum या please maintain decorum. तो देर वहाँ पे जो decorum शब्द है कि जो नाम्स है जो तरीके हैं उसे हमें मेंटेन करना चाहिए या उसको हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन लिटरेचर में जब आप डिकोरम की बात करते हैं तो वो इस पर बात करते हैं कि जो लिटरेचर में किसी बात को रखने का जो स्टाइल है, जो थीम है, जो कैरेक्टर है, जो एक्शन है, क्या उन सब में प्रॉपराइटी है या नहीं? क्या उन सब में एक तरह का फिटनेस है या नहीं? क्या उन सब में एक सामंजस्य है या नहीं? ऐसा तो नहीं कि एक्शन अलग दिशा में भाग रहा हो, स्टोरी अलग दिशा में चल रही हो, स्टोरी को बताने का तरीका अलग दिशा में चल रहा हो। नहीं, उन सब में एक प्रॉपराइटी होना चाहिए, एक फिटनेस होना चाहिए। जब उस प्रॉपराइटी और फिटनेस की आप बात करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहा जाता है? डिकोरम कहा जाता है। तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि decorum as a term in literary criticism designates the view that there should be propriety. यह उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है that there should be what there should be propriety or fitness, कि प्रॉपराइटी होना चाहिए और फिटनेस होना चाहिए। किसके बीच में प्रॉपराइटी और फिटनेस होना चाहिए? Good evening, sir. इन द या गुड इवनिंग ब्रज, there should be what there should be propriety or fitness in the way that a literary genre, कह रहे कि एक प्रॉपराइटी या फिटनेस या जो भी एक लिटरेरी जानरा है, जो लिटरेरी जानरा है, जिसको जैसे अगर कोई हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेके बात कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को लेकर के बात कर रहे हैं, ये जो लिटरेरी जानरा है, इस लिटरेरी जानरा को में कई चीजें आती है। जैसे उसमें क्या क्या चीजें आती है? उसमें सब्जेक्ट मैटर आता है, कैरेक्टर्स आता है, एक्शन आता है, स्टाइल होता है, नरेशन होता है, डायलॉग होता है। क्या ये सब मैच्ड टू वन अनदर आर नॉट? क्या इन सब में मैचिंग है? क्या इन सब में सामंजस्य है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं डायलॉग अलग दिशा में जा रहा है, डायलॉग को बोलने वाला कैरेक्टर जो है अलग दिशा में जा रहा है, घटना या जिस घटना को लेकर के पूरी स्टोरी बताई जा रही है वो एक अलग दिशा में चल रही है। इसके साथ साथ जो कैरेक्टर्स है, जो स्टाइल है, जो एक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उन सब में प्रॉपराइटी है या नहीं? उन सब में फिटनेस है या नहीं? प्रॉपराइटी और फिटनेस का मतलब सामंजस्य। सामंजस्य हियर मीन्स कि जो जानरा होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। क्या सारे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आप बात कर रहे हैं ट्रेजिक एक्शन की और आपका जो कैरेक्टर वहां पे है वो ट्रेजिक एक्शन की जगह मिमिक्री कर रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको जो है क्या करना है कि किसी की मौत पर कुछ चीजें प्रेजेंट करनी है, रखनी है और वहाँ गम का माहौल होना चाहिए, और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं गम की जगह वहां पे खुशी के क्षण तो आप नहीं दिखा रहे। मतलब देयर शुड बी प्रॉपराइटी, देयर शुड बी फिटनेस। व्हाट आर यू सेइंग एंड हाउ आर यू सेइंग? आप क्या कह रहे हैं
और आप कैसे कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में प्रॉपराइटी होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फिटनेस होना चाहिए। और वो जो फिटनेस होता है, जो प्रॉपराइटी होती है, किन पहलुओं को लेकर के देखा जाता है? कैरेक्टर के आधार पे देखा जाता है, सब्जेक्ट मैटर के आधार पे देखा जाता है, एक्शन के आधार पे देखा जाता है, स्टाइल के आधार पे देखा जाता है, नरेशन के आधार पे देखा जाता है, डायलॉग के आधार पे देखा जाता है, और ये देखा जाता है ये जितने शब्द हैं, क्या उन सब में मैचिंग है या नहीं, क्या वो सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं। The doctrine has its root in classical theory। कह रहे जो डॉक्ट्रिन है, जो ये सिद्धांत है, इसका जो रूट है, जो जड़ है, वो कहाँ पे है? क्लासिकल थियरी में है। स्पेशली इन द वर्सिफाइड ऐसे आर्ट ऑफ पोइट्री। सबसे पहले डिकोरम को लेके जो बात की गई है, वो कहाँ पे की गई है? आर्ट ऑफ पोइट्री में बात की गई है, जो किसका वर्क है? बाई द रोमन होरेस। होरेस जो पोएट है, उन्होंने जो है क्या किया हुआ था, इसमें बात किया हुआ था आर्ट ऑफ पोइट्री में। तो आर्ट ऑफ पोइट्री जो है वो आपका क्या है? आर्ट ऑफ पोइट्री एक वर्क है, किसका वर्क है? रोमन पोएट होरेस का है, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में थे। उन्होंने सबसे पहले डिकोरम को लेकर के बात किया है। इतना ही एकदम अगर आपका ये तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब कि डिकोरम की सारी बातें आपकी तैयार हो गई है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज डिकोरम, इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिकोरम डेजिग्नेट्स the view that there should be propriety or fitness in the way what a literary genre, its subject matter, its characters and actions, and the style of its narration and dialogue are matched to one another. That is the basic one. तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ इसकी बात किसने किया हुआ है? इसकी बात सबसे पहले आर्ट ऑफ पोइट्री में होरेस ने किया हुआ है। आई जस्ट वांट टू नो हियर, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है या नहीं आई, इतना जितना बताया गया? यू कैन रेस्पॉन्ड मी नाउ। मैं यस उसके सर। आगे का नाउ मैं उसके आगे का हिस्सा कवर कर रहा हूँ कि इसका हिस्ट्री क्या है, बाद में ये कैसे पॉपुलर हुआ। It achieved an elaborate form in the criticism and composition of literature in the Renaissance। डिकोरम को लेकर सबसे ज्यादा बात कब हुई है? रिनेशा में हुई है और नियो क्लासिकल एज में हुई है। ये कोई नई चीज नहीं है, हमें रिनेशा भी पता है। 1453 में जब तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया, तो वो एक डेट माना जाता है, रिनेशा की शुरुआत थी। और ये कहा जाता है कि रिनेशा स्टार्टेड फ्रॉम इटली, इट केम इन फ्रांस इन 15th सेंचुरी एंड इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। तो थोड़ा सा रिनेशा को मैंने बताया कि इसका मतलब रीबर्थ है, रिवाइवल है, रीअवेकनिंग है। उसमें ह्यूमनिज्म था, ह्यूमनिज्म के अलावा जो है लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म के अलावा सो मेनी थिंग्स वी सी, सो मेनी थिंग्स वी फाइंड। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिनेशा, जब भी हम रिनेशा की बात करते हैं, जब हम नियो क्लासिक एज की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय डिकोरम को लेकर के काफी ज्यादा बातें हुई है। जॉन मिल्टन ने डिकोरम को लेकर के बात अपने ऐसे एजुकेशन में किया है, जो 1644 ईस्वी में आया हुआ है। वो कहते हैं कि डिकोरम का मतलब द ग्रांड मास्टरपीस टू ऑब्जर्व, द ग्रांड मास्टरपीस, कि जो बड़ी रचनाएं हैं, जो ग्रांड मास्टरपीस है, हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है। तो जो हमारा देखने का नजरिया है, वो एक व्यू है। वह व्यू क्या है? Is there any propriety? Is there any fitness between what has been said and how has been said? Taking the elements, subject matter, characters, dialogue, style of narration, so many things, इन सब चीजों को लेकर के। तो जो डिकोरम है और रिनेशा में नियो क्लासिकल एज में काफी पॉपुलर हुआ था।
जॉन मिल्टन ने अपने एसे एजुकेशन में 1644 में इसको लेकर के बात करते हैं। आगे आप देखते हैं कि इन इट्स मोस्ट रिजिड एप्लीकेशन लिटरेरी फॉर्म्स characters and style were ordered in hierarchies or levels from high through middle to low, and all these elements had to be matched to one another. Thus, comedy must not be mixed with tragedy. अभी जो मैं बात यही कर रहा था कि अगर जो है कॉमेडी को मिक्स कर दिया जाए ट्रेजिडी के साथ या ट्रेजिडी को मिक्स कर दिया जाए कॉमेडी के साथ तो इसका मतलब उसमें डिकोरम नहीं है। And the highest and most serious genre epic and tragedy, epic और tragedy दो सबसे highest और serious genre है। अगर must represent characters of the highest और ऐसा कहा जाता है या ये उम्मीद की गई थी कि they must represent characters of the highest, वे highest character social classes को represent करें जैसे kings को, nobility को, acting in a way appropriate to their status and speaking in the high style. इट मीन्स दैट कि अगर जो है ट्रेजिडी है या अगर एपिक है तो उसमें जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें जो है हाई क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास के कैरेक्टर्स हो, उसमें जो है ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर ना हो, माइनर सब्जेक्ट मैटर ना हो, मिमिक्री ना हो, रिडिकुलस एटमॉस्फियर ना हो। whether you take you can just टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेशन ट्रेजिडी। जब आप रिस्टोरेशन ट्रेजिडी की बात करते हैं तो यू कम टू नो कि उस समय जो ट्रेजिडी रही है उसमें किस तरह से अ, आप वहां पे देखते हैं रिवेंज का कॉन्सेप्ट या वहां पे वैलर है, वहां पे आपका लव है और जो कैरेक्टर्स है इन व्हाट वे दे टेल या इन व्हाट वे दे टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। Sir, your voice is very slow, sir. आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. अब क्लियर जा रही है? जी सर, क्लियर है। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब जो है ट्रेजिडी की बात होगी तो उसमें ये उम्मीद की जाती थी कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो एरिस्टोक्रेटिक्स होंगे, किंग्स होंगे, क्वींस होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे। वो जो कैरेक्टर्स होंगे एरिस्टोक्रेटिक या अपर क्लास के लोग होंगे। उसमें ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, माइनर सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। अगर ये सब चीजों को मेंटेन करते हैं तभी डिकोरम वहां नजर आता है। अब पता चलिए यू आर राइटिंग ट्रेजिडी and you have presented a character just like beggar or any common man or any downtrodden man तो वो ट्रेजिडी उतना अपील नहीं करेगा। जो सीरियस जानरा है एपिक और ट्रेजिडी में ये कहा गया मस्ट रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लासेस किंग्स एंड नोबिलिटी एक्टिंग इन अ वे एप्रोप्रिएट टू देयर स्टेटस एंड स्पीकिंग इन द हाई स्टाइल। ये सब चीजें जब होगा तभी डिकोरम होगा। Just I want to know, did you get this point or not? Yes. What you have to remember? You have to remember कि डिकोरम की बहुत सारी बातें रिनेशा में की गई है, नियो क्लासिक एज में की गई है। नियो क्लासिक एज का मतलब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसका एक हिस्सा ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन ने डिकोरम को डिफाइन किया है अपने एक ऐसे एजुकेशन में जो उनका ऐसे 1644 में आया है। वो कहते हैं कि डिकोरम का मतलब द ग्रांड मास्टरपीस टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करना है इन इट्स मोस्ट रिजिड एप्लीकेशन स्पेशली लिटरेरी फॉर्म्स को देख करके, कैरेक्टर्स को देख करके एंड स्टाइल को देख करके। ये उसकी हायरार्कीज होती, क्या इन सब में प्रॉपराइटी है, क्या इन सब में फिटनेस है, क्या इन सब में सामंजस्य है, क्या आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्या एक जो प्रोपोर्शन होता है कि व्हाट हैज बीन सेड, हाउ हैज बीन सेड, क्या उन दोनों में एक तरह का एक एक अनुपात में बातें कही गई है या नहीं। तो दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड। स्टाइल वर ऑर्डर इन हायरार्कीज
are levels from high through middle to low, all these things you find. Then it has been said कि अगर ट्रेजिडी लिख रहे हैं तो उसमें कॉमिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं तो उसमें ट्रेजिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन होगा तो इट मीन्स दैट कि डिकोरम नहीं मेंटेन है। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि जो सबसे हाईएस्ट जानरा है एपिक और ट्रेजेडी, ये पहले से वहां पे बनाया गया था कि इसमें जो प्रेजेंटेशन होगा, जो बातें होगी, वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास का होगा, किंग्स के बारे में होगा, नोबिलिटी को लेकर के होगा, उनके अपने एक्शन को लेकर के होगा, उनका जो स्पीकिंग का स्टाइल है उसको लेकर के होगा। इसके बारे में जो बात किए हैं रोमन पोएट होरेस ने किया हुआ है आर्ट ऑफ पोइट्री में। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पोर्शन जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही सबको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कम टू नो अबाउट दिस थिंग कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हाट यू हैव टू टेक, propriety, fitness, way that a literary genre, its subject matter, its character, action, all these things already I explained. So I think कि you came to know about कि decorum क्या है। अभी तक हम लोग केवल generally we say कि we come to know teachers have used the word please maintain discipline and decorum in our general life. So decorum here what means कि what is expected कि if you are a teacher and you are delivering lecture, तो लेक्चर जब डिलीवर कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट है वहां से उनको ये उम्मीद की आप ये उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट विल लिसन यू केयरफुली। इफ यू डिलीवर लेक्चर दे विल बी मम, दे विल बी साइलेंट, दे विल गिव देयर अटेंशन एंड यू विल ड्रा देयर अटेंशन। मीन्स देयर एक वहां का एक अपना हायरार्की है। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर दे रहे हैं तो कोई स्टूडेंट गाना सुन रहा है, कोई स्टूडेंट मिमिक्री कर रहा है, कोई हंस रहा है, तो इट मीन्स दैट कि जो लेक्चर है और जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है वहां पे डिकोरम नहीं है। डिकोरम आपके लेक्चर के दौरान तभी होगा जब स्टूडेंट आपके लेक्चर को सुन रहे हैं, दे आर इंगेज्ड इन क्लास, व्हेन दे आर enjoying your lecture, when they are giving their time, when they are paying attention, when they are ultimately uh, you can say कि with you with your lecture, then ये चीज होता है। और अगर नहीं करते तब आपको वहां पे क्या कहना पड़ता है कि प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन एंड डिकोरम। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही लिटरेचर में उसका एक रिलेशन है कि जो आप कह रहे हैं और जैसे आप कह रहे हैं उनके बीच में सामंजस्य है या नहीं, और उस सामंजस्य को देखने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं, कैरेक्टर का, डायलॉग का, थीम का, एक्शन का, और नरेशन का, वे ऑफ सेइंग का, मैनर का, ट्रीटमेंट का, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मैंने इसको 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया पूरी बात को। फिर से मैं जानना चाहता हूँ, डिड यू कम टू नो और नॉट? नाउ द नेक्स्ट वर्ड डियस एक्स मशीनिया, एक लैटिन फ्रेज है। डियस एक्स मशीनिया इज अ लैटिन फ्रेज फॉर अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। एक तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, डियस एक्स मशीना, इट्स अ लैटिन फ्रेज फॉर अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। नंबर 1 पॉइंट, it designates the practice of some Greek playwrights। कुछ ग्रीक प्लेराइट्स थे, उन्होंने इस तरह का प्रैक्टिसिंग किया, यह उसको लेकर के बात करते हैं। It designates the practice of some Greek playwrights। First question which you have to learn, that is Deus ex machina is a Latin phrase, a god from a machine। It designates the practice of some Greek playwrights। ग्रीक प्लेराइट्स ने इसका यूज पहले किया। और क्या मतलब इसका, स्पेशली यूरिपेडिस, जो ग्रीक प्लेराइट्स थे यूरिपेडिस, उन्होंने इसका यूज किया। कहाँ पे यूज किया? टू एंड अ ड्रामा
ड्रामा के समापन में उन्होंने एक दिखाया कि एक गॉड, इस्तेमाल जब गॉड है तो एंजिल के रूप में है, लोअर टू द स्टेज, कि वह स्टेज पर आते हैं बाई अ मैकेनिकल अपर्चर्स, कुछ मैकेनिकल टेक्निक के माध्यम से, हु बाई हिज जजमेंट, जो आकर के स्टेज पर जजमेंट देते हैं, किसके सामने, ऑडियंस के सामने, या कमेंट करते हैं, रिजॉल्व द डायलेमा ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर्स, और जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उनका जो डायलेमा है उसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं समझना है। जो डीएक्स एक्स मशीनिया, इट्स अ लैटिन फ्रेज, और वो लैटिन फ्रेज किसके लिए है? डेयस एक्स मशीनिया इज अ लैटिन फॉर अ गॉड फ्रॉम अ मशीन, एक गॉड का मशीन के रूप, मशीन से आना। मशीन से आने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई गॉड जो है अ, जब कोई ड्रामा चल रहा है तो वहां पे कोई गॉड डायरेक्ट अवतरित होंगे, गॉड का एक रूप आपको वहां प्रेजेंट करना है, जो एक सुपरनेचुरल मशीनरी के रूप में वहां पे आएंगे। तो इसका यूज किसने किया? कुछ ग्रीक प्लेराइट्स ने किया। कहाँ पे? स्पेशली यूरिपिडिस ने किया। अपने ड्रामा के एंड में उन्होंने दिखाया कि गॉड लोअर होते हैं, गॉड आते हैं, लो करते हैं, कहाँ पे? टू द स्टेज, स्टेज पर, बाई अ मैकेनिकल एपार्चर, एक मैकेनिकल एपार्चर्स के माध्यम से, हु बाई हिज जजमेंट, और आ करके वो वहां इंटरवीन करते हैं, अपना निर्णय सुनाते हैं, कमांड करते हैं, देते हैं, और क्या फिर करते हैं? रिजॉल्व द डायलेमास ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर, और जो ह्यूमन कैरेक्टर है, जो मानव वहां पर है, उनका जो डायलेमा है, उनका जो संदेह है, उनकी जो ये स्थिति है, वह उसको रिजॉल्व करते हैं, वह उसको सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व द डायलेमास ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर। Conspicuous examples occur even a major novel like Charles Dickens' Oliver Twist। करें कि जो चार्ल्स डिकेंस है, उनका जो मेजर नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, उसमें भी इस तरह का चीज यूज किया गया है। टेस ऑफ द डी उर्बर वाइज जो हार्डी का है, उसमें भी इस तरह की जो है डीएस एक्स मशीनिया का यूज किया गया। ये एक टेक्निक होती है जिसमें, और वो कैसे यूज किया जाता है कि जो आपका गॉड है, लोअर गॉड, जैसे टेस ऑफ द डी उर्बा वाइज में इमानेंट विल के माध्यम से ये बात रखी गई है, या चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट में भी इस तरह की चीजें रखी गई है। तो उसमें क्या होता है कि एक सुपरनेचुरल मशीनरी के रूप में गॉड अवतरित होंगे, और वो जो है अपना जजमेंट सुनाएंगे, अपना कमांड देंगे, और जो डायलेमा है वो सबको सॉल्व करेंगे। तो ये जो टेक्निक है, ये क्या है? एक लैटिन फ्रेज है, जो कि जो है यूज किया गया, किसके द्वारा यूज किया गया? यूरिपिटिस के द्वारा यूज किया गया। बाद में इंग्लिश नॉवेलिस्ट ने भी विक्टोरियन एज में दो नॉवेल का एग्जांपल दिया, दे आल्सो यूज, दे आल्सो अप्लाइड इन देयर नॉवेल। आई थिंक यू केम टू नो अबाउट इट। डिड यू कम टू नो अबाउट इट? Got it. ओके, नाउ यू फाइंड डेइज्म। डेइज्म पूछा जा चुका है, और जो डीएस एक्स मशीनिया बताए थे, केवल उसमें इतना ही पूछा गया था कि ये फ्रेज किसका है? लैटिन का है। तो लैटिन का फ्रेज अगर है तो उसका क्या मतलब है? गॉड फ्रॉम अ मशीन। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से यूज हुआ, फिर नॉवेल में कैसे यूज किया गया, उसका क्या मकसद था। तो एक जब स्टोरी के रूप में बताई जाएगी तो यू विल नेवर फॉरगेट। अगर मैं केवल इतना बता देता कि यह एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब गॉड फ्रॉम मशीन है, तो आपके दिमाग में चलता रहता है इसका कैसे यूज होता है, कौन अप्लाई किया, कैसे हुआ, ऑल दिस थिंग। नाउ यू फाइंड डेइज्म। Sir, one डेइज्म, question. सर ये जो या डुअल पसीना है सर, ये जो टर्म है सर, ये तो वैसे हम लोग सुपर नेचुरल पावर उसमें देखते हैं एपिक में। सर नॉवेल में भी इसका यूज हो जाएगा सर? अगर यूज होता है सर तो ये सुटेबल है या नहीं आई सर, इतना आई yeah, undoubtedly when I say कि supernatural power, it's not a supernatural power when you use deus ex machina का मतलब ये हो गया कि a god with a machine,
When you talk about supernatural part, supernatural character, it means that you are telling about Coleridge, you are telling about three witches, you are telling about ghost. But here there is a word that is God with machine. मैंने बताया कि ये एक टेक्निक है, ये एक तरह का डिवाइस है जो लिटरेचर में यूज किया जाता है, या कोई कैरेक्टर के रूप में नहीं है, कैरेक्टर का एक रूप, एक अमली जामा उसको पहनाया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद है कि डेइज्म, अ वाइड स्प्रेड मोड ऑफ रिलीजियस। जो डेइज्म है, सबसे पहले आप ये समझिए कि डेइज्म एक आइडियोलॉजी है जो ये बताती है कि हम धर्म के उसी बात पर विश्वास करेंगे, धर्म के हम उसी बात पर यकीन करेंगे जो दुनिया में सारे धर्मों में कहा गया है। जैसे ईश्वर है, इस पे यकीन करना, दुनिया के जितने धर्म है, ईश्वर है इस पर यकीन करना, ये डेइज्म है। इंसान जन्म लिया है मरने के लिए, इस पर यकीन करना, ये डेइज्म है। स्वर्ग और नरक में यकीन करना, ये डेइज्म है। स्वर्ग और नरक में यकीन करना, ये डेइज्म है। और अब उसके बाद जो है, क्या डेइज्म नहीं है, ईश्वर किस रूप में है, ईश्वर किस रूप में है, यह अलग अलग ढंग से, कोई साकार ईश्वर, कोई निराकार ईश्वर, कोई कहता है कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है। तो जब इस पर बात होती है तो डेइज्म इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि रिलीजन में जो आइडियोलॉजी बताई गई है, हम उस आइडियोलॉजी को मानना, उस आइडियोलॉजी को स्वीकार करना जो पूरी दुनिया के लोग जिसको यकीन करते हैं, पूरी दुनिया के लोग जिसको मानते हैं, वह डेइज्म है। जैसे अ वाइड स्प्रेड मोड ऑफ रिलीजियस थॉट, धार्मिक विचार जो वाइड स्प्रेड हो, वाइड स्प्रेड हर जगह जगह फैला हुआ हो, दैट मैनिफेस्टेड फेथ इन ह्यूमन रीजन, जिसमें यह जो है विश्वास दिखाया जाता है, खास करके ड्यूरिंग द यूरोपियन इनलाइटमेंट। यूरोपियन इनलाइटमेंट का मतलब कि एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज था, वो यूरोपियन इनलाइटमेंट के नाम से जाना जाता है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द 17th एंड 18th सेंचुरी। और कब? लेटर पार्ट ऑफ द 17th एंड द 18th सेंचुरी। ये बातें तब आती है। क्या आया? डेइज्म हैज बीन ससिंक्टली डिस्क्राइब्ड एज रिलीजन विदाउट रिविलेशन। डेइज्म एक ऐसा शब्द है जिसमें धर्म की बातें तो होगी, लेकिन उसमें किसी खुलासे की जरूरत नहीं है। रिलीजन विदाउट रिविलेशन मतलब ये कि उसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उस पे सारे लोग सहमत हो, उस पे सारे लोग यकीन करते हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको डेइज्म कहा जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेइज्म, तो डेइज्म मीन्स रिलीजन विदाउट रिविलेशन, रिलीजन विदाउट रिविलेशन। द थारो गोइंग डेइस्ट रिनाउंस, जो थारो गोइंग जो डेइस्ट है उन्होंने रिनाउंस किया एज वायलेटिंग रीजन ऑल रिवील्ड रिलीजन। कह रहे कि जो थारो गोइंग डेइस्ट है उन्होंने इस चीज को इनकार कर दिया कि एज वायलेटिंग रीजन, जहां पे तर्क से इन चीजों को वायलेट किया जा रहा है, हम ऐसे धार्मिक चीजों को नहीं मानते, बल्कि उनकी नजर में क्या है? रिवील्ड रिलीजन, दैट इज ऑल रिलीजियस इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी which are based on faith in the truths revealed in special scriptures at a certain time। उन्होंने कहा जैसे अगर जो क्रिश्चियन रिलीजन है, यह जो है एक समय आया, एक पार्टिकुलर जमात पर यानी एक पार्टिकुलर लोगों पर यह धर्म उतरा आया, उनका अपना विश्वास रहा है, तो जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में जो बातें कही गई वो दुनिया का हर इंसान माने। जरूरी नहीं है कि जो तमाम और धार्मिक ग्रंथ है जो उसके हैं वे उसको सारे लोग माने, लेकिन ये जरूरी है कि जो क्रिश्चियनिटी में कहा गया है वो हिंदुइज्म में भी हो, वो जो है इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी हो। जैसे हम लोग ईश्वर की अभी बात कर रहे थे कि ईश्वर पे यकीन करना, आदमी जन्म लिया है मरेगा, वो कोई भी दर्शन है, कोई भी धार्मिक दर्शन है, हर जगह ये देखने को मिलेगा।
तो उनका ये कहना है कि जो धर्म आया यह पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर जगह पर वो अवेलेबल हुआ आया और ओनली टू पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स या ग्रुप के लिए आया, लेकिन जो है ये जरूरी नहीं कि हम उस पर यकीन करें। द deist instead rely on those truths which was claimed proved there occurred with universal human। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द deist instead relied on those truths, उन ट्रूथ पर उन्होंने रिलाई किया which was claimed proved there accord with universal human reason by the fact that they are to be found in all religions, कि वे चीजें हर धर्म में पाई जाती है, एवरीवेयर एट ऑल टाइम, हर जगह पाई जाती है और हर समय पाई जाती है। अगर आपने इतना समझ लिया तो डेइज्म समझ में आ गया। ऐसा धार्मिक विश्वास जो हर धर्म में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर आदमी के द्वारा और हर समय उस पर यकीन किया जाता है, वह कॉन्सेप्ट डेइज्म। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंगली द बेसिक टीनेट्स ऑफ डेइज्म, फॉर एग्जांपल दैट देयर इज अ डेटी, जैसे डेटी है, गॉड है, डिस्कवरेबल बाई रीजनिंग फ्रॉम द क्रिएशन, और उनको हमने क्या किया, गॉड को हमने जो है रीजनिंग के माध्यम से, क्रिएशन ने क्रिएटर के माध्यम से बताया, हु डिजर्व्स आवर वर्शिप, और ये बताया गया कि गॉड है जो हमें उसकी इबादत करना चाहिए, एंड सैंक्शंस ऑल मॉरल वैल्यूज, और उससे जुड़े हुए तमाम धार्मिक बातें, तमाम नैतिक बातें कही गई। थियोरेटिकली द एलिमेंट शेयर बाई ऑल द पार्टिकुलर आर पॉजिटिव रिलीजन, और वे जो है जो सारे धर्मों के द्वारा पॉजिटिव रिलीजन में शेयर किया गया वही डेइज्म है। अलेक्जेंडर पोप का एक पोयम है यूनिवर्सल प्रेयर, ये जो यूनिवर्सल प्रेयर है इसमें डेइज्म है। कैसे? फादर ऑफ ऑल, एक किसके लिए आया, ईश्वर के लिए आया। जैसे हम लोग कहते हैं परम पिता, या हम सारे लोग कहते हैं हम सारे लोग उस परम पिता ईश्वर की संतान है, तो वही बात है, ये हर आदमी कहता है, हर लोग कहते हैं फादर ऑफ ऑल, सबका पिता वही है। इन एवरी एज, हर एज में वही है, इन एवरी, हर जगह वही है। क्लाइम एडोर्ड बाई सेंट बाई सेवेज, चाहे सेंट के माध्यम से हो, सेवेज के माध्यम से हो, एंड सेज के माध्यम से हो, वो हमारे पास उसके बारे में बताया गया, समझाया गया। सो व्हेन यू कम टू नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट, तो तेइज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो एक कहती है कि रिलीजन विदाउट रिविलेशन, मतलब धर्म का वह अंश, धर्म का वह हिस्सा जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली जो है द पीपल एक्सेप्ट, दैट इज अ रिलीजन विदाउट रिविलेशन। एवरीवेयर, हर समय, मीन्स एवरीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर, एवरी प्लेस पर द पीपल एक्सेप्ट, द पीपल बिलीव। So that is the concept of what? That is the concept of deism. So these were the 4 or 5 words. We will meet tomorrow also, और कल हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। And I will tell सर you. सर वन जी, क्वेश्चन सर क्लियर कर दीजिए सर, ये जो डीएक्स मशीना है सर, ये इसको और सुपर पावर को एक साथ नहीं समझेंगे, वो अलग है ये अलग है? या ये डिवाइस है। जब आप सुपरनेचुरल पावर की बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट सुपरनेचुरल कैरेक्टर। डेस एक्स मशीनिया इज अ लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस का मतलब इसका एक यूज किया जाता है चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के तो सर ये कैसे, मैं समझी नहीं सर। अगर एपिक में यूज होगा तो उसको हम सुपर पावर समझेंगे, और अदर होगा नॉवेल वगैरह में लिए। तो नहीं, हम। एपिक में अगर ऐसा यूज होगा तो सुपर नेचुरल पावर नहीं, सुपर नेचुरल मशीनरी वर्ड आता है। तो सर When the word ये करेक्टर की तरह नहीं होता जिसके हाथ पैर मुंह हो, सेंस ऑर्गन्स हो? अनडाउटली अगर आप उसको गॉड के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो एक कैरेक्टर के रूप में तो यूज किया जाएगा, बट उसका जो शक्ल है, शक्ल से वो नहीं है, उसका फंक्शन क्या है उसके आधार पर वो चीज डिसाइड किया जा रहा है। उसका फंक्शन वहां क्यों क्यों उसको वहां पे यूज किया गया, उसको क्यों यूज किया गया है, जजमेंट देने के लिए, उसको क्यों यूज किया गया है, कमांड देने के लिए। जो ह्यूमन कैरेक्टर्स है उसमें जो डायलेमा है, उस डायलेमा को दूर करने के लिए उसका यूज वहां पे किया गया है। ना कि वह एक कैरेक्टर है और केवल कैरेक्टर के रूप में वहां पे रहेगा कि वो रोएगा गाएगा, उसका डाउनफॉल होगा, जैसा और भी हम चीजों में देखते हैं
या जैसा थ्री विचेस को हमने देखा, या जैसे गोस्ट को हमने देखा, उस पर्पज से यूज नहीं किया जाएगा। उसका मैंने बताया कि वह एक डिवाइस है जो गॉड की शक्ल में लोवर्ड होगा स्टेज पर, वह आएगा, जजमेंट देगा, इंटरवीन करेगा, कमांड करेगा, और किसको जजमेंट देगा, कमांड करेगा, ऑडियंस को सुनाएगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा कि वो जो डायलेमा है ह्यूमन कैरेक्टर का, ह्यूमन नेचर का, उसको दूर करेगा। ये करने के लिए एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, एक डिवाइस डेवलप की गई। आई थिंक यू गॉट इट।